डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस सेल ऑर्गेनेली की बात करेंगे दैट इज न्यूक्लियस। देखो, न्यूक्लियस जो है इट इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल। किसी भी यूकैरियोटिक सेल का जो कंट्रोलिंग सेंटर है, जो सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सेल के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, दैट इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो थी वो ऑर्चिड रूट सेल्स में, ऑर्चिड्स ऑर्किडेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, तो उनके रूट सेल्स के अंदर रॉबर्ट ब्राउन नाम के आदमी ने 1831 में की थी। और जो न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई, तो जो न्यूक्लियाई होते हैं दे आर प्रेजेंट इन all the eukaryotic cells except mature mammalian RBCs and sieve tube cells of vascular plants। इन दो को अगर छोड़ दें, यानी RBCs मैमल्स के और सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, उनकी फ्लोएम के अंदर ये सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, तो इनके अंदर भी न्यूक्लियाई नहीं होते, सीव ट्यूब सेल्स के अंदर भी, और आरबीसीज ऑफ मैमल्स के अंदर भी न्यूक्लियाई एब्सेंट होते हैं। बाकी सब जो हैं यूकैरियोटिक सेल्स दे कंटेन न्यूक्लियाई एंड दे आर आल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर भी डेफिनेट न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होते हैं। नंबर की बात करें तो न्यूक्लियस का नंबर पर सेल जो है वो नॉर्मली सिंगल होता है, यानी एक ही न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर होता है ज्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में, एंड दीज सेल्स आर टर्म्ड एज यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स। बाइन्यूक्लिएटेड द सेल्स विच हैव टू न्यूक्लियाई। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जैसे पैरामीशियम एक प्रोटोजोन है, पैरामीशियम। इसके अलावा अगर हम लीवर के सेल्स की बात करें, लीवर सेल्स, कार्टिलेजेस के सेल्स, ये भी बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं। तो जिनमें दो न्यूक्लियाई होंगे ऐसे सेल्स को हम बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स बोलेंगे। जैसे पैरामीशियम में दो न्यूक्लियाई जो होते हैं, द लार्जर वन इज नोन एज मैक्रोन्यूक्लियस जो कि वेजिटेटिव इन फंक्शन होता है, एंड द स्मॉलर वन इज माइक्रोन्यूक्लियस which is reproductive in function, which controls the reproduction. Then the cells which have 3 or more than 3 nuclei, उनको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स। पॉलीन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स। लेकिन अगर एनिमल सेल्स मल्टीन्यूक्लिएटेड हों then they are termed as syncytial, सिनसिटियल। और अगर प्लांट सेल्स या फंजाई के सेल्स मल्टीन्यूक्लिएटेड हों देन दैट इज कॉल्ड एज सिनोसाइटिक। दैट कंडीशन इज नोन एज सिनोसाइटिक कंडीशन। तो सिनसिटियल फॉर एनिमल सेल्स इफ दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड सिनोसाइटिक फॉर प्लांट सेल्स और फंगस सेल्स। और एग्जांपल अगर हम मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स की दें तो मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं नंबर के हिसाब से, जैसे कि ओपेलाइना। ओपेलाइना के अंदर हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं पर सेल वो 2 से ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स, हमारे जो स्ट्राइएटेड मसल सेल्स होते हैं वो भी मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। बोन मैरो के सेल्स वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। नेक्स्ट इज शेप। अगर हम शेप की बात करें तो जनरली तो राउंडेड शेप होती है न्यूक्लियस की किसी भी सेल के अंदर, लेकिन डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं स्पेसिफिक सेल्स के अंदर। जैसे कईयों के अंदर डिस्क लाइक शेप यानी डिस्क्वाइडल शेप होगी, कईयों में लोब्ड होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे जो WBCs हैं उनमें मोस्ट ऑफ दी WBCs में न्यूक्लियाई जो होते हैं वो लोब्ड होते हैं। और उसमें भी अगर मैं बात करूं तो बाइलोब्ड एसिडोफिल्स में होते हैं,
एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स में बाइलोब्ड होते हैं न्यूक्लियाई। इसके अलावा 3 लोब्ड इन बेसोफिल्स, मल्टी लोब्ड न्यूट्रोफिल्स में। तो लोब्ड काइंड के किडनी शेप के न्यूक्लियस की प्रेजेंस मिलती है इन केस ऑफ, ये हमने बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन पढ़ी थी पैरामीशियम में। तो जो मेगा न्यूक्लियस या मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है पैरामीशियम का, वो किडनी शेप का होता है, बीन शेप का होता है। तो ऐसे डिफरेंट शेप्स जो हैं वो हो सकती हैं। बॉर्टिसेला, बॉर्टिसेला के अंदर हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस की होती है। तो अलग अलग तरह की शेप्स जो हैं वो हो सकती हैं डिफरेंट यूकैरियोटिक सेल्स में, बट इन जनरल द शेप ऑफ द न्यूक्लियस इज राउंडेड, ओवल और स्फेरिकल। देन साइज, ऐसा माना जाता है कि किसी भी यूकैरियोटिक सेल में टोटल वॉल्यूम का 10% दैट इज ऑक्युपाइड बाय न्यूक्लियस। टोटल वॉल्यूम का 10% हिस्सा जो होता है वो न्यूक्लियस का होता है। यानी जितना सेल का साइज होगा लगभग 10% साइज जो है उसका, वो किसका होगा? न्यूक्लियस का। और इसका साइज वेरी करता है 3 माइक्रोन से लेके 25 माइक्रोन के बीच में। जनरली न्यूक्लियाई का, डिफरेंट न्यूक्लियाई का साइज 3 to 25 माइक्रोन के बीच में वेरी करता है। और साइज जो है न्यूक्लियस का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसका मतलब यह हुआ कि इफ द साइज ऑफ द साइटोप्लाज्म इज लार्ज देन ऑटोमेटिकली द साइज ऑफ द न्यूक्लियस विल आल्सो बी लार्ज, वो भी लार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि यहां एक बात आती है कर्ण प्लाज्मा रेशो और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। अगर साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली फिर न्यूक्लियस का साइज भी ज्यादा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो हैप्लॉइड सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस का साइज स्मॉलर होता है, डिप्लॉइड का लार्जर, और पॉलीप्लॉइड्स का और भी लार्जर साइज होगा। नेक्स्ट इज, इसके बाद अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर या डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखें न्यूक्लियस का, लेकिन इसको करने से पहले एक और चीज मैं बता दूं कि डिस्कवरी जो की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की। लेकिन न्यूक्लियस जो है दैट इज द सेंटर ऑफ हेरिडिटी। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड रहता है, वो हेरिडिटी का सेंटर है। ये जे हैमरलिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके ऑन यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा, जिसका नाम है एसिटाबलेरिया, एसिटाबलेरिया के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करके जे हैमरलिंग ने यह प्रूव किया था दैट न्यूक्लियस consists of genetic material or nucleus is the seat of heredity or site of heredity. Next is the structure of nucleus. Nucleus के structure की बात करें तो ओवरऑल ये 5 portions हैं nucleus के structure में: nuclear envelope, nucleoplasm, nuclear matrix, chromatin and nucleolus और न्यूक्लियोलाई अगर मोर देन 1 होंगे तो न्यूक्लियर इन्वेल्प सबसे बाहर न्यूक्लियस में ये जो डबल मेम्ब्रेन होती है, ये जो डबल लेयर हमें नजर आ रही है न्यूक्लियस में, ये सबसे बाहर जो आउटरमोस्ट ये हमारे पास कवरिंग है न्यूक्लियस की, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एन्वेल्प, या इसको बोलते हैं कैरियोथीका, या इसको बोलते हैं कैरियोलेमा। क्योंकि लैटिन में न्यूक्लियस का नाम क्या है? कैरियोन, तो इसको कैरियोथीका भी कह देते हैं, कैरियोथीका। तो कैरियोथीका और न्यूक्लियर एन्वेल्प ये न्यूक्लियस की क्या है? डबल मेम्ब्रेनस और डबल लेयर्ड कवरिंग। इसमें ये आउटर कवरिंग आ गई और ये इनर कवरिंग आ गई। ये जो आउटर कवरिंग है न्यूक्लियस की, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में एक स्पेस है।
लगभग ये स्पेस होगा 75 आर्मस्ट्रॉन्ग साइज का, और इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आउटर एंड इनर ये दोनों मेम्ब्रेन किसकी बनी हैं? दोनों बनी होती हैं जैसे बाकी की बायो मेम्ब्रेन्स बनी होती हैं, यानी फास्फोलिपिड, प्रोटीन्स, ऑलिगोसैकेराइड्स, इनकी ये बनी होती है। और दोनों के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस, विच इज अबाउट 75 आर्मस्ट्रॉन्ग। बीच बीच में से ये मेम्ब्रेन्स ब्रोकन होती हैं। इनमें क्या है? बीच बीच में से ये क्या है? स्मॉल पोर्स हैं, विच आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स। इनको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं, जिनके जरिए मटेरियल्स आपस में एक्सचेंज होते हैं इन बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा? साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के इन बिटवीन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल दैट टेक्स प्लेस थ्रू दीज न्यूक्लियर पोर्स। और ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं ये 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग इनका डायमीटर होता है, 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग इनका डायमीटर होता है न्यूक्लियर पोर का, और ये जगह जगह पर प्रेजेंट है न्यूक्लियर एनवेल्प में। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है दैट मे रिमेन इन कनेक्शन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जगह जगह पर ये कनेक्टेड होती है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके ऊपर जगह जगह पर राइबोसोम्स की प्रेजेंस भी मिलती है। जगह जगह पर ये राइबोसोम्स भी प्रेजेंस, इसकी राइबोसोम्स की प्रेजेंस हो सकती है। फिर है अंदर, यानी कि इसके अंदर एनवेल्प के अंदर अगर हम देखें तो स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था 1882 में। स्ट्रासबर्गर ने न्यूक्लियोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी, और उसने क्या कहा था स्ट्रासबर्गर ने कि एक ट्रांसपेरेंट कोलाइडल सेमी सॉलिड, ये इनर मेम्ब्रेन या पूरी इनवेल्प की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियर इनवेल्प के अंदर जो ये सारा सेमी सॉलिड कोलाइडल ट्रांसपेरेंट सा मीडियम हमें जो नजर आता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म, विच वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है केमिकली ये डीएनए का बना होता है। केमिकली इसमें क्या प्रेजेंट है? इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड वेरियस एंजाइम्स, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए हेलिकेज, डीएनए लाइगेजेस, फिर इसके अलावा फास्फोराइलेजेस, फिर आरएनए पॉलीमरेजेस। ये डिफरेंट काइंड के एंजाइम्स जो हैं वो यहां पे प्रेजेंट हैं इन द न्यूक्लियोप्लाज्म रीजन। इसके अलावा वेरियस काइंड के एलिमेंट्स यहां पे प्रेजेंट हैं, वेरियस काइंड के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कई तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट हैं यहां पे, या प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं यहां पे, और वेरियस काइंड के मिनरल एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम यहां पे प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, फास्फोरस प्रेजेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, ये डिफरेंट काइंड के मटेरियल्स, प्लस लिपिड्स, डिफरेंट टाइप के लिपिड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ये एक सेमी सॉलिड सा और कोलाइडल ट्रांसपेरेंट मटेरियल है विच लाइज इनर टू द न्यूक्लियर एनवेल्प, and it is composed of DNA and various kinds of DNA enzymes, mainly DNA ligases, DNA helicase, फिर न्यूक्लियोसाइडेजेस। इसके अलावा मैंने क्या बोला है कि आरएनए पॉलीमरेजेस ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सारे एंजाइम यहां पे प्रेजेंट होंगे। वेरियस काइंड के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स यहां पे प्रेजेंट होंगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड्स यहां पे होंगे। इसके अलावा मैंने बोला है
कि इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, तो कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, ये डिफरेंट काइंड के मिनरल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज, अगला आ जाता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ये जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, कुछ एसिडिक प्रोटीन्स के फाइबर्स जो कि क्रिस क्रॉस मैनर में यहां पे प्रेजेंट होंगे इन दी न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म रीजन में कुछ एसिडिक प्रोटीन्स के क्रिस क्रॉस मैनर में, यानी डिफरेंट डायरेक्शंस में पड़े होंगे प्रोटीन्स के फाइबर्स। और ये प्रोटीन्स मेनली, जिनको हम बोलते हैं लैमिन ए एंड लैमिन बी, ये दो मेन प्रोटीन्स होंगी जिनके बने हुए ये प्रोटीन के क्रिस क्रॉस मैनर में पड़े हुए फाइबर्स होंगे, जो कि ए सॉर्ट ऑफ नेटवर्क सा बना देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मैट्रिक्स। लेकिन ये जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, उसके जो ये एसिडिक प्रोटीन के फाइबर्स हैं, दे आर डेंसली अरेंज्ड जस्ट बिलो द न्यूक्लियर इनवेल्प। न्यूक्लियर इनवेल्प के ठीक नीचे ये डेंसली अरेंज्ड होते हैं और एक डेंस मैट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर लैमिना। इसको हम नाम क्या देंगे, न्यूक्लियर लैमिना। जो ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स की जो एसिडिक प्रोटीन्स हैं, उनका जो डेंस मैट लाइक स्ट्रक्चर जस्ट बिलो द इनवेल्प बनता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर लैमिना। और बाकी जो इनका एक क्रिस क्रॉस मैनर में एक नेटवर्क बनता है इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ठीक है। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स अपने टीलोमेयर्स के जरिए, टीलोमेयर्स होते हैं टर्मिनल एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम, तो टीलोमेयर्स के जरिए दे रिमेन अटैच्ड विद दिस न्यूक्लियर लैमिना। क्रोमोसोम्स जब बनते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन फ्रॉम क्रोमैटिन फाइबर्स, तो फिर वो अपने टीलोमेयर्स के जरिए अटैच्ड रहते हैं इस न्यूक्लियर लैमिना के साथ। नेक्स्ट है, इसमें आता है आगे क्रोमैटिन। अगला जो है दैट इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ एक थ्रेड लाइक प्रोटीनेशियस क्वाइल्ड ये फाइबर्स हैं, विच रिमेन इंटरमिंगल्ड विद ईच अदर। और इन प्रोटीनेशियस फाइबरस स्ट्रक्चर्स का जो एक नेटवर्क सा बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं। और ये प्रोटीन कौन सी हैं, ये बेसिक प्रोटीन्स हैं, जो बेसिक डाइज, बेसिक स्टेन्स लेती हैं। ऐसी बेसिक स्टेन्स लेने वाली प्रोटीन्स के फाइबर्स डिफरेंटली अरेंज्ड होंगे इन दी न्यूक्लियोप्लाज्म, और इनको हम, इनके नेटवर्क को क्या बोल देते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स और क्रोमैटिन रेटिकुलम। क्योंकि ये नेटवर्क की शेप में होगा, इसलिए क्रोमैटिन रेटिकुलम। तो इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म देयर आर सर्टेन proteinaceous fibrous structures which remain coiled with each other to form a sort of network, and these take basic stains. जनरली ये बेसिक स्टेन्स लेते हैं, एसिडिक स्टेन्स नहीं लेते, और इन क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स को हम बोल देते हैं क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन से ही आगे चल के ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस के दौरान, these chromatin fibrous structure जो हैं, they convert themselves into ribbon like highly stainable dense structure, motile structure, which are called as chromosomes. आगे चल के इन्हीं से क्रोमोसोम्स बनते हैं ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन। तो ये जो क्रोमैटिन हैं, ये बेसिकली प्रोटीनेशियस इन नेचर हैं, प्रोटीन्स के बने हुए हैं। और ये क्रोमैटिन जो है आगे, इनमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है इन दी स्मॉल क्वांटिटीज,
लेकिन जो मेन कंपोनेंट्स हैं इन क्रोमैटिन के वो क्या हैं? डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो ये डीएनए और प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स हैं, प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए इनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं कि ये क्रोमैटिन आगे दो तरह का होता है। अगर ये क्रोमैटिन डेंसली स्टेनेबल हो, थिक हो, डेंसली स्टेनेबल हो, डार्कली स्टेनेबल हो और थिक हो, हाईली क्वाइल्ड हो और ट्रांसक्रिप्शन में कोई रोल प्ले ना करें, यानी कि आरएनए की सिंथेसिस में रोल प्ले ना करें, तो ऐसे क्रोमैटिन फाइबर्स को हम हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं। और जो क्रोमैटिन लाइटली स्टेनेबल हो, कम स्टेन ले, लाइटली स्टेनेबल हो और लेस क्वाइल्ड हो, लाइटली स्टेनेबल हो और ट्रांसक्रिप्शन में जो मेनली रोल प्ले करे, दैट इज कॉल्ड एज यूक्रोमैटिन। So chromatin is further of two types, heterochromatin and euchromatin. Heterochromatin densely coiled होता है, darkly stainable होता है और ये ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले नहीं करता, यानी कि इट इज इनर्ट टाइप ऑफ क्रोमैटिन। जबकि यूक्रोमैटिन क्या है? ये केमिकली एक्टिव क्रोमैटिन है और ये ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करता है, लाइटली स्टेनेबल है और लेस कॉइल्ड होता है। नेक्स्ट इज, इसके बाद अगला जो आता है लास्ट पोर्शन, हमने ये बात कर ली, हमारे पास न्यूक्लियर एनवेल्प, ये आउटर मोस्ट कवरिंग सारी, उसकी दो लेयर्स हैं, आउटर इनर और बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस। फिर हमने बात क्या की है? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी सेमी सॉलिड, जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, उसको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दिया, जिसमें वेरियस मिनरल्स हैं, वेरियस प्रोटीन्स हैं, डीएनए और आरएनए, डीएनए की रेप्लिकेशन और आरएनए की सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। देन न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो एसिडिक प्रोटीन्स का क्रिस क्रॉस मैनर में बना हुआ एक ग्राउंड सब्सटेंस या नेटवर्क है, दैट इज न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स की डेंस अरेंजमेंट जो होती है उसके फाइबर्स की बिलो दी न्यूक्लियर एनवेल्प, उसको हमने न्यूक्लियर लैमिना नाम दिया। फिर क्रोमैटिन आ गया, तो डीएनए, प्रोटीन और स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए के जो ये वेरियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हाईली क्वाइल्ड एक नेटवर्क बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन जो है उसकी टू टाइप्स, हेटेरो एंड यूक्रोमैटिन, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेनिंग एबिलिटी एंड देयर फंक्शन। लास्ट में हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है बेसिकली ये एक सेपरेट सेल ऑर्गेनेली भी कह सकते हैं। तो न्यूक्लियोलस जो है ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट एक सेल स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनेली है, जिसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती और इसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस। न्यूक्लियोलस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था या डिस्कवर किया था फोंटाना ने, फोंटाना। और जो नाम रखा था न्यूक्लियोलस वो वोमेन ने रखा था, वोमेन। अब न्यूक्लियोलस जो है जनरली एक न्यूक्लियस के अंदर इसका नंबर जो है न्यूक्लियोलस का वो एक ही होता है, यानी नॉर्मली एक हैप्लॉइड सेल के अंदर न्यूक्लियोलस का नंबर 1 होता है और एक डिप्लॉइड सेल के अंदर जनरली 2 न्यूक्लियोलाई होते हैं। लेकिन सर्टेन सेल्स जैसे oocytes ऑफ वेरियस इंसेक्ट्स, उनके अंदर हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोलाई जो हैं वो पर सेल हो सकते हैं। तो जनरली हैप्लॉइड सेल में 1, डिप्लॉइड सेल में 2, लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, यानी नंबर इनका वेरी कर सकता है इन डिफरेंट सेल्स। आगे आते हैं कि इसकी फॉर्मेशन, तो स्पेशल काइंड के कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं, उन क्रोमोसोम्स के साथ न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स एसोसिएटेड रहते हैं। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स, NOR, कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनके साथ NOR रीजन्स एसोसिएटेड होते हैं।
न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स। उन रीजन से न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियोलस, और प्लूरल में बोले तो न्यूक्लियोलाई आर फॉर्म्ड फ्रॉम द NOR रीजन्स ऑफ सर्टेन स्पेशल क्रोमोसोम्स, जिनके पास NOR रीजन्स होते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स होते हैं। और ये जो हैं, कोई भी न्यूक्लियोलस जो है वो सेल के अंदर डिसअपेयर हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन की प्रोफेज स्टेज आती है तो लेट प्रोफेज के दौरान न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपेयर हो जाता है एंड इट रीऑर्गेनाइजेज इटसेल्फ ड्यूरिंग द टीलोफेज। टीलोफेज स्टेज के दौरान ये रीऑर्गेनाइज कर लेता है इन द डॉटर सेल्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। नेक्स्ट आते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली न्यूक्लियोलस में 3 डिफरेंट रीजन्स हैं। मेजर रीजन जो आते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर वो 3 हैं। इनमें से सबसे सेंटर वाला जो रीजन होता है, यानी अगर बिल्कुल सेंटर में देखें न्यूक्लियोलस के, तो सेंट्रल पोर्शन इज नोन एज फिब्रिलर रीजन। फिब्रिलर रीजन, फिब्रिलर रीजन जो है ये सेंट्रल पोर्शन होता है न्यूक्लियोलस का, और इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी फाइब्रिल्स। ये बहुत सारे फाइब्रिल्स का बना होता है। इनरमोस्ट रीजन होता है न्यूक्लियोलस का, और सेंटर ऑफ द न्यूक्लियोलस में ये लाई करता है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स, RNA जीन्स जो होते हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन में ये रोल प्ले करता है। ये सेंटर वाला जो पोर्शन होता है ये राइबोसोमल RNA की ट्रांसक्रिप्शन में ये रोल प्ले करता है। फिब्रिलर रीजन ये सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन ऑफ न्यूक्लियोलस which is mainly concerned with the transcription. तो of genes which are responsible for ribosomal RNA synthesis that takes place in the fibrillary region. Second region और the middle region जो होता है that is, जिसको हम क्या नाम देते हैं, that is called as amorphous region. Amorphous region, amorphous region, amorphous region ये बेसिकली जो है, या इसको हम डेंस फिब्रिलर कंपोनेंट भी कह देते हैं, ये जनरली सराउंड करता है फिब्रिलर रीजन को, एंड RNA सिंथेसिस आल्सो प्रोग्रेसेस इन दिस रीजन। ये अमॉर्फस रीजन जो है इट सराउंड्स द सेंट्रल रीजन, ये सेंट्रल रीजन को सराउंड करता है, और इसमें भी RNA सिंथेसिस जो कि फिब्रिलर रीजन में जो होती है वो कंटिन्यू रहती है अमॉर्फस रीजन के अंदर भी। और ये जो अमॉर्फस रीजन है ये प्रोटीनेशियस ग्राउंड सब्सटेंस होता है इसका, और ये इलेक्ट्रिकली डेंस रीजन होता है, इलेक्ट्रिकली डेंस रीजन होता है, प्रोटीनेशियस इसका ग्राउंड सब्सटेंस होता है। थर्ड रीजन जो है या आउटर मोस्ट रीजन जिसको मैं बोलूंगा दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल ग्रेनुलर कंपोनेंट या ग्रेनुलर रीजन। कॉर्टिकल ग्रेनुलर रीजन, ये जो कॉर्टिकल ग्रेनुलर रीजन है ये आउटर मोस्ट रीजन है इसका, और इट जस्ट लाइज बिलो दी क्रोमैटिन रीजन, यानी बाहर ये क्रोमैटिन पार्ट होगा या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन जिससे ये बना है, तो उसके जस्ट नीचे ये लाई करता है कॉर्टिकल ग्रेनुलर रीजन, और ये डेंस ग्रेन्यूल्स का बना होता है। 150 to 200 आर्मस्ट्रॉन्ग ये डायमीटर में होता है, 150 to 200 आर्मस्ट्रॉन्ग ये डायमीटर में होगा। इट लाइज बिलो द क्रोमैटिन रीजन, और
ये ग्रेनुलर होता है इन नेचर, तो ये इस तरह से हम, और प्रोटीनेशियस इन नेचर है, ग्रेनुलर है, प्रोटीनेशियस है। तो ये 3 हमारे पास डिफरेंट रीजन आते हैं। सेंट्रल पोर्शन इज नोन एज फिब्रिलर रीजन, मिडल वन इज अमॉर्फस रीजन। सेंट्रल रीजन जो है यहाँ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स होती है, यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस जो है वो कंटिन्यू रहती है, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस। और कॉर्टिकल रीजन, ग्रेनुलर रीजन, जो कि क्या है, ये पेरिफेरल रीजन है, आउटरमोस्ट रीजन है, हुज डायमीटर लाइज इन बिटवीन 150 टू 200 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ये 3 डिफरेंट रीजन्स होते हैं न्यूक्लियोलस के। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं, फंक्शंस की बात करूं, न्यूक्लियस के फंक्शंस की, तो देखो न्यूक्लियस का मेन फंक्शन तो ये है कि इट कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल। जो हेरिडिटी की बेसिक यूनिट्स होती हैं दे आर जीन्स, एंड द कैरियर ऑफ द हेरिडिटी और कैरियर ऑफ द जीन्स वो होते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स लाइज इन द न्यूक्लियस, क्योंकि इन क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमोसोम्स बनते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, and on the chromosomes genes are located at specific regions which are known as gene loci। तो हेरिडिटी का सेंटर है न्यूक्लियस। एक तो फंक्शन ये आ गया कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। दूसरा है कि कोई सेल ने कब डिवाइड करना है, कब डिवाइड नहीं करना, यानी सेल डिवीजन को इनडायरेक्टली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है न्यूक्लियस। तो एक तो बात आ गई हेरिडिटी का सेंटर है, सेंटर ऑफ हेरिडिटी। दूसरा मैंने क्या बोला है, एक तो हेरिडिटी सेंटर, दूसरा क्या आ गया, सेकंड है सेल डिवीजन, कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन, देन कंट्रोल ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंट सेल्स कब डिफरेंशिएट होंगे तो उसको भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना, ये इसका फंक्शन है, न्यूक्लियस का फंक्शन है। देन न्यूक्लियस ब्रिंग्स अबाउट सेल रेप्लिकेशन। सेल रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन एक ही बात होगी वैसे तो, सेल रेप्लिकेशन। तो सेल रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन इसको कंप्लीट करवाना, ये भी न्यूक्लियस का रोल है। फिर न्यूक्लियस जो है सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, न्यूक्लियस डायरेक्ट्स। न्यूक्लियस में कौन डायरेक्ट करता है, डीएनए। तो डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सारे, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए सिंथेसिस यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इसको कंट्रोल करना, ये भी न्यूक्लियस का काम है। फिर न्यूक्लियस टेक्स पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की सिंथेसिस में भी न्यूक्लियस का रोल है। तो डिफरेंट रोल्स होते हैं न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस जो है वो मेटाबॉलिक सेंटर का काम करता है सेल के लिए। जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हैं, चाहे वो एनाबॉलिक एक्टिविटीज हो, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज हो, ऑल हैपन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस और अंडर द गाइडेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की गाइडेंस के अंडर ही सारी एक्टिविटीज जो है वो सेल की होती हैं। तो ये ओवरऑल मैंने न्यूक्लियस के बारे में बात की है। थैंक यू वेरी मच।